हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टीडीएस क्या होता है और टीडीएस क्यों काटते हैं और टीडीएस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट लाइक पेमेंट्स में किस प्रकार टीडीएस करे और कितना परसेंट टीडीएस काटे। ठीक है, टीडीएस तब काटते हैं जब वो अमाउंट रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होता है, तभी हम टीडीएस काटेंगे। सपोज़ मैंने कोई काम किया और मुझे कोई पेमेंट रिसीव होना है, तो जो मुझे पेमेंट करने वाला है वो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा मेरे बिहाफ पे। मैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस टीडीएस को रिफंड ले सकता हूँ अगर मेरी इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम से है तो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्शन नंबर 192। सेक्शन 192 ये कहती है, इसमें जो भी पर्सन होते हैं सैलरीड पर्सन, सैलरी वाले एम्प्लॉयज़, उनका टैक्स कैसे, उनका टीडीएस कैसे कटेगा वो मेथड पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो नेचर ऑफ पेमेंट रहेगा वो सैलरी होगी। सेक्शन इसके लिए 192 होती है। पेयर कौन होता है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, कोई भी एनी पर्सन, एओपी, बीओआई, एनीवन। पेई कौन होगा? एम्प्लॉयर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेट ऑफ टैक्स क्या होगी? रेट ऑफ टीडीएस करेगी स्लैब रेट के हिसाब से जो इंडिविजुअल को लगती है। एडिशनल नोट इसमें कुछ ये है कि अगर एम्प्लॉय शैल कंसीडर डिटेल ऑफ अदर इनकम एंड डिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इफ फर्नाइज्ड बाय द एम्प्लॉय। मतलब जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगा और एम्प्लॉय चाहता है कि इसके अंदर वो टीडीएस काटे, उससे उसको कुछ डिडक्शन और मिले, जैसे चैप्टर 6A के डिडक्शंस, या कोई उसने LIC करवा रखी है, अदर डिडक्शन अगर उसको लेने हैं और उसके बाद उसका टीडीएस कटे, तो उसको एम्प्लॉयर को वो डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाके उसका टीडीएस थोड़ा कम कटेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एम्प्लॉयर शैल नॉट कंसिडर एनी लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एम्प्लॉयर जब भी टीडीएस काट रहा होगा और आप उसको बोलोगे कि मेरा कैपिटल गेन में इतना लॉस है, मेरा बिजनेस में इतना लॉस है, तो वो वहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा। वो टीडीएस सिर्फ सैलरी को ट्रीट करके मानेगा और वहाँ पे एक ही लॉस को कंसिडर किया जाता है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है, उस हेड का लॉस वो वहाँ पे एडजस्ट करके आपका टीडीएस काट सकता है। अदरवाइज आपका कोई भी लॉस वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमारा सेक्शन 192 ख़त्म होता है। ठीक है। और सेक्शन नंबर 192A नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें है एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस होता है उस पर भी टीडीएस कटता है, उसकी रेट रहती है 10%। अब वहाँ पे पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, पेई होगा एम्प्लॉय। ठीक है। और एडिशनल नोटिस में ये है, टीडीएस एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब टीडीएस तभी कटेगा अगर वो अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है। और नो टीडीएस इफ द अमाउंट इज लेस देन 50,000। अगर अमाउंट 50,000 से कम हुआ तो आपको टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 192A। अभी सेक्शन आता है 193। 193 सेक्शन ये कहता है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इसके अंदर पेयर होता है एनी पर्सन और पे होगा एनी रेजिडेंट पर्सन, मतलब एनी रेजिडेंट पर्सन, और जो रेट ऑफ टैक्स होगी वो होगी 10%। एडिशनल पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट जो LIC और जनरल इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस जो पे करती है उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर डीमेट सिक्योरिटीज़ से कोई इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी कोई टीडीएस नहीं लगेगा। बट इसके अंदर एक नोट है, it may be noted that tax has to be deducted at source in respect of interest payable on 8% saving bonds 2003 or 7.75% saving bonds 2000 only if such interest payable exceed 10,000 during the financial year। ठीक है। एंड तो अगर आपका अमाउंट 10,000 से ऊपर है इन दो बॉन्ड्स के अंदर तो आपका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और TDS not applicable on the interest payable on the PFC और IRFC
इन दोनों से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस पर भी आपका कोई TDS नहीं लगेगा, जो 54 EC के अंदर नोटिफाइड है उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम हमारा सेक्शन नंबर 193 कंप्लीट करते हैं। सो आज के लिए हम ये एक सेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन का नाम है 194A और इसके अंदर नेचर ऑफ जो पेमेंट है वो है TDS ऑन इंटरेस्ट। मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा वो TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अभी जो TDS ऑन इंटरेस्ट है वो अदर देन सिक्योरिटीज़ है। इसमें क्या होगा, पेयर होगा एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट इन द previous year. In case of individual HUF, TDS required to be deducted only if last year turnover is more than 1 crore in case of business or gross receipt is more than 50 lakh rupees in case of profession, ठीक है। तो ये तो पेयर होगा। अब पेई कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन। अब रेट ऑफ टैक्स क्या होगी, रेट ऑफ TDS वो होगी 10%। इसके अंदर TDS नहीं कटेगा इन सिचुएशन में अगर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस अप टू ₹40,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। द लिमिट इज 50,000 इन केस ऑफ पेइंग बीइंग रेजिडेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये लिमिट हो जाएगी, और इन अदर केसेस इट इज़ अप टू 5,000। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स, अगर इंटरेस्ट पार्टनर्स को कोई फर्म इंटरेस्ट पे करी तो उस पर भी कोई TDS नहीं कटेगा। इनकम टैक्स का इंटरेस्ट कोई पे करा तो उसके ऊपर भी TDS नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट होगा तो उस पर भी TDS नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन एनी बैंक, LIC, UTI और एनी इंश्योरर, ठीक है, इस पर भी TDS नहीं कटेगा। अब यहाँ पे नोट ये है, बैंक ऑप्टिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोई अगर बैंक है वो CBS को यूज़ कर रही है, then the limit of 10,000 will be not per branch but will be per bank और cooperative society, ठीक है। तो लिमिट जो होगी 10,000 की वो ब्रांच के हिसाब से नहीं होगी, पर बैंक के हिसाब से होगी। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक टू इट्स मेंबर और टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको अगर इंटरेस्ट पे करे तो इधर भी TDS नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, इंडियन विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम और PO रिकरिंग डिपॉजिट्स, अगर ये सब होंगे तो इनमें भी TDS नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन 194A। सो हमने 3 सेक्शन किए, सेक्शन 192, सेक्शन 192A, सेक्शन 193 और सेक्शन 194A। हमने 4 सेक्शन करी। आपको इन चारों सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।